आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब की ये जो सीरीज है ये हमारी बाल मनोविज्ञान की सीरीज है। इसमें 6 कक्षाएं हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है और आज का जो हमारा विषय है वह है बाल विकास की अवस्थाएं। इससे पहले हम विकास को पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। आज हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं की, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की मुख्यतः 4 अवस्थाएं मानी गई हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वृद्धावस्था भी होती है, इसलिए ताकि परीक्षा की दृष्टि से आपका कोई प्रश्न न छूटे, इसलिए हम वृद्धावस्था को भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बाल विकास। बाल विकास अर्थात बालक का विकास और उसकी अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं हमने अभी भूमिका में जाना कि बाल विकास की मुख्यतः 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। मनुष्य जो है पूरी पृथ्वी पर सभी प्राणियों में मनुष्य का जो विकास क्रम है वह सर्वाधिक दीर्घकालिक माना गया है, सबसे लंबे समय तक माना गया है। और इस लंबे समय के कारण ही जो मनुष्य है वह जैविक तथा सांस्कृतिक विकास कर पाता है अपना। इस विकास के लिए प्रत्येक अवस्थाएं, वो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं और इन अवस्थाओं की भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। अनेक विद्वानों में मतभेद है कि विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। कुछ विद्वानों ने तो विकास की केवल 3 ही अवस्थाएं मानी है और कुछ विद्वानों का मानना है कि विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि किन किन विद्वानों ने विकास की 3 अवस्थाओं को मान्यता दी है और किन विद्वानों ने विकास की 4 अवस्थाओं को मान्यता दी है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किनके अनुसार, जैसे रूसो है, राश है, इनके अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। जैसे हम पहला पढ़ते हैं, राश के अनुसार, राश जो है इनके अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी? पहली है शैशवावस्था। शैशवावस्था का आरंभ इन्होंने 1 से 3 वर्ष तक माना है। दूसरी है पूर्व बाल्यावस्था अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था, यह 3 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी गई है। तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर अर्थात बाद वाला काल, 6 से 12 वर्ष तक का जो काल है वो इन्होंने उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत रखा है। चौथा इन्होंने माना है किशोरावस्था। किशोरावस्था का टाइम पीरियड इन्होंने निश्चित किया है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक जो है किशोरावस्था में होता है। तो ये हमने पढ़ा। राश जो है इनके अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं और कौन सी अवस्था कितने वर्ष तक मानी गई है ये भी हमने जाना। तो आपने ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है 1 से 3 वर्ष तक शैशवावस्था किसके अनुसार है या रॉस के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बतलाई गई है। चलिए नेक्स्ट, बाल विकास की अवस्थाओं में अभी हमने जाना था कि भाई अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनमें सब में मतभेद है। नेक्स्ट है हमारा सेल के अनुसार, ये भी एक दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने बाल विकास की केवल 3 अवस्थाएं मानी है। पहला शिशु काल, शिशु अर्थात जन्म से लेके यानी 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको इन्होंने शिशु काल में रखा है। दूसरा आता है बाल्यकाल यानी कि बालक अवस्था, वह इन्होंने 5 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी है। इसके बाद इन्होंने किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है वो इन्होंने किशोरावस्था को रखा है। तो अब यहां हमने देखना है कि पिछले जो हुए थे उन्होंने सेल के अनुसार 3 है और रास के अनुसार 4 है। नेक्स्ट डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स, इनके अनुसार 4 अवस्थाएं मानी गई हैं बाल विकास की। पहली आती है शैशवावस्था अर्थात शिशु काल जो होता है, जन्म से लेके 5 वर्ष तक की जो आयु होती है उसे इन्होंने, यहां देखना आप, जन्म से माना है इन्होंने, शैशवावस्था के अंतर्गत रखा है। दूसरा है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को 6 से
11 या 12 वर्ष तक इन्होंने माना है। तीसरा किशोरावस्था, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक मानी गई है। चौथा इन्होंने रखा है प्रौढ़ावस्था को, कि 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था है उसे इन्होंने प्रौढ़ावस्था की श्रेणी में रखा है। अब तक हम 3 मनोवैज्ञानिकों को पढ़ चुके हैं, रॉस को पढ़ चुके हैं और सेन को पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार 4 बाल्य विकास की अवस्थाएं बतलाई गई हैं। तो ये आपने ध्यान देना है क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। पहला है हमारा शैशवावस्था। अब इन अवस्थाओं की भी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो हम इन अवस्थाओं को भी जानते हैं कि कौन सी अवस्था की क्या विशेषता होती है। अंग्रेजी भाषा में शिशु को या जो शैशवावस्था है इसे इन्फेंसी कहते हैं। यह लैटिन भाषा का शब्द है जो इन्फेरी शब्द से बना है, मिलकर बना है। इसमें क्या है, इसमें ये जो शब्द है इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, अर्थात बोलने के योग्य। शिशु जो है जब बोलने के योग्य हो जाए, जिस अवस्था तक वह साफ साफ बोलना सीख जाता है, तो उस अवस्था को इन्होंने शैशवावस्था का नाम दिया है। और साधारणतः जन्म के बाद प्रथम 6 वर्ष अर्थात जन्म से लेके और पहले 6 वर्ष जो होते हैं वो शैशवावस्था कहलाते हैं। क्यूमैन का कथन है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है, अर्थात बालक जो है काफी कुछ ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक को जो भी कुछ सिखाया जाता है उसका असर उस बालक पर पड़ता है। उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास में हम इन सब लक्षणों को देख सकते हैं। इस अवस्था को अनेक नामों से पुकारा जाता है। जो हमारी शैशवावस्था है या शिशु काल की जो अवस्था है, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों है? क्योंकि इसी काल में बच्चा चलना, बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना इत्यादि जो भी ज्ञानवर्धक जो बातें होती है, जो रोज डेली दैनिक कार्य के लिए जो चीजें होती हैं वो सीख पाता है। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया। दूसरा पॉइंट, सीखने का आदर्श काल, अर्थात बालक एक कोरे कागज, बालक का जो मस्तिष्क है वह कोरे कागज की तरह होता है। उसमें हम जैसा उसके मस्तिष्क में बिठाएंगे, जैसी भावना हम उसके अंदर बिठाएंगे, वैसा ही बच्चा उभर कर नैतिक जो कर्म होते हैं, संस्कार हम उसके अंदर डालेंगे, वैसा ही वह नागरिक बनता है। तीसरा है भावी जीवन की आधारशिला। जो शिशु अवस्था है, शैशवावस्था, यह भावी जीवन की आधारशिला होती है, क्योंकि इन 6 वर्षों में ही आरंभिक जो काल होता है उसी में बच्चा जो है काफी कुछ सीख लेता है और अब अपने भविष्य के लिए निर्धारण करता है। चौथा है सीखने की आयु। सीखना, जिसमें अभी मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, तो तब मैंने बताया था कि सीखना जैसे खाना, पीना, उठना, चलना, बोलना, बोलने की जो क्रिया है इसका सर्वाधिक परिणाम देखने को आगे मिलता है कि बच्चा उच्चारण स्पष्ट कर पाता है, बोलने योग्य आ जाता है, हो जाता है, तभी तो वह आगे पढ़ पाएगा। इसीलिए इस अवस्था को सीखने की आयु भी बोला है। 5वां पॉइंट आता है खिलौनों की आयु, अर्थात इस अवस्था तक बच्चे को पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, ना उसे कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है, वह चिंतन नहीं कर पाता है, अच्छा बुरा जो है वह अभी समझ नहीं पाता है। केवल खिलौनों की आयु इसलिए इसको नाम दिया गया है कि बच्चा खेल तक सीमित रहता है। नेक्स्ट है प्राधीनता की अवस्था। प्राधीन अर्थात वह दूसरों पर आश्रित रहता है, क्योंकि वह शिशु है, अभी छोटा है। अपने प्रारंभिक काल में उसके, अभी हमने बात की थी खिलाने पिलाने नहलाने धुलाने से, तो ये सभी कार्य जो है बच्चा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है। उसे सड़क पर चलना तक नहीं आता है, बचने के लिए किसी ना किसी की उंगली पकड़ के उसे चलना तक सिखाया जाता है। तो इसलिए वह पूर्ण रूप से अपने आप पर डिपेंड नहीं होता है, इसलिए इस अवस्था को प्राधीनता की अवस्था का भी नाम दिया गया है।
कौन सी अवस्था थी ये हमारी शैशवावस्था थी। शैशवावस्था के हमने 6 अन्य नाम भी जाने हैं। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ महीनों पश्चात ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या साधन है, अर्थात उसका जीवन में क्या उपयोग कर सकता है वह अपने जीवन का, यह हम निर्धारित कर सकते हैं कुछ महीनों बाद ही। हम बच्चे की बोलने की जो कैपेसिटी है उसके आधार पर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, क्रो एंड क्रो, इनके अनुसार 20वीं शताब्दी का बालक 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, अर्थात बालकों के अनुसार ढलना। इस शताब्दी का जो बालक है वह अपने आप में बहुत ही तीव्र और बहुत ही एक्टिव बालक है। शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, कुछ मुख्य विशेषताएं क्या क्या है कि शिशु की मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब वह नहीं जानता किसके साथ उसका क्या रिलेशन है। इसका बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसके बाद सर्वप्रथम उसकी मानसिक जो शक्तियां हैं वो कार्य करने लगती है। वह अपने हाथ पैर जो शारीरिक जो अंग विकास है वह उसका धीरे धीरे गति करने लगता है। नेक्स्ट है, प्रारंभ के वर्षों में सीखने की प्रक्रिया बहुत ही तीव्रता से चलती है, अर्थात जब हम कहीं नई जगह पर होते हैं तो कुछ जानने की, कोई नया टॉपिक जब होता है तो उसको सीखने के लिए हम लोग जितना तीव्रता हमारे मन में, उत्सुकता हमारे मन में होती है, उतनी ही बालक के मन में भी होती है। जैसे वह बड़ों को चलते, बोलते और कार्य करते देखता है तो उसके मन में भी वह कार्य सीखने और करने की जो तीव्रता है, वह उत्सुकता है, वह उसके मन में भी बढ़ती है। प्रथम 2 वर्षों में शारीरिक विकास अति तीव्रता से होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बालक के जन्म के बाद पहले जो 2 वर्ष होते हैं उसमें बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। हमने जब वृद्धि और विकास की बात की थी तो हमने पढ़ा था कि बच्चे का सर जो है या बच्चे का जो विकास है वो सिरोध अधोमुखी बतलाया था हमने कि सर से पैर की तरफ होता है। अब इन 2 वर्षों में जो है बच्चे के सिर का बढ़ना कम हो जाता है और उसके हाथ पैर, शरीर के जो अन्य अंग होते हैं उनका विकास तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है, आत्म प्रेम की भावना बहुत प्रबल होती है, अर्थात सेल्फ रेस्पेक्टेड भी होता है और वो स्वयं के लिए उसे सिर्फ अपने आप से प्यार होता है। नेक्स्ट, जन्म के बाद शिशु असहाय होता है। जी बिल्कुल सही, जब बच्चा पैदा होता है तो वह पूर्ण रूप से दूसरों के ऊपर आश्रित होता है। ये शैशवावस्था की विशेषता है। यदि हम उसे गोद में उठाते हैं तभी वह उठ सकता है बिस्तर पे, वरना वो एक जगह लेटा रह सकता है। वह अपने मल मूत्र इत्यादि के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। इस प्रकार शिशु जो है असहाय होता है। नेक्स्ट, शिशु सत्य व असत्य में अंतर नहीं कर पाता है। यहाँ बालक को जो ये शैशवावस्था है, इस अवस्था में बच्चे को सही या गलत में कोई अंतर ज्ञात नहीं होता। नेक्स्ट आता है, शिशु के अधिकांश व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती है, अर्थात उसकी हेरिडिटी होती है, उसके वंशानुक्रम के अनुसार होती है उसकी कुछ क्रियाएं। शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं, अब हम पढ़ेंगे कि शैशवावस्था में मानसिक विकास जो है उसमें तीव्रता आ जाती है। शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। वह क्या क्या जान लेता है कि वह सर्वप्रथम तो अपनी माँ को पहचानने लग जाता है कि जहां से उसे भाई फीड करा रही है तो वो पहचान लेता है ये मेरी माँ है। माँ के स्पर्श को पहचानने लग जाता है, पिता के स्पर्श को पहचानने लग जाता है, वह गीले और सूखे का जो अनुभव है वह करने लग जाता है। तो ये सभी उसकी मानसिक जो विकास है उसको दर्शाते हैं। इसी के साथ साथ ही जब बच्चा 2 वर्ष से के आसपास हो जाता है, 1 वर्ष का हो जाता है, तब वह माँ, पा इत्यादि वर्ड भी बोलने सीख जाता है। इसी के साथ ही अब बात करते हैं बच्चे के शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम बच्चे का शारीरिक विकास उसके हाथ पैरों के चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे को जितनी एक्सरसाइज कराई जाती है, स्वयं उसे खेलने दिया जाता है, उतना ही उसका शारीरिक विकास अधिक होता है।
और इस विकास क्रम में बच्चा जब 2 माह का हो जाता है तो जब हम उसे कोई कपड़ा या कोई खेलने की चीजें या वस्तु इत्यादि दिखाते हैं तो वह उसे छूने या पकड़ने की कोशिश करता है। इसी के साथ ही जब वह 5 से 6 माह का हो जाता है तो वह अपने जो खिलौने हैं उनको पकड़कर खेलना सीख जाता है। वह पसंद और नापसंद भी बतलाने लग जाता है। इस आजकल की जो जनरेशन है, हमने अभी पढ़ा था ना कि क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं जो शताब्दी है उस शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है, शिशु की शताब्दी कहा गया है। क्यों कहा गया है कि आज की जो जनरेशन है वह वैज्ञानिक युग की जनरेशन है और मोबाइल की तरफ आज की जनरेशन बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तो यहाँ पर उसका शारीरिक और मानसिक दोनों जो क्रियाएं हैं वो दोनों यहाँ पर सक्रिय होने लगती हैं। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। जो शैशवावस्था है इसमें बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो ये जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो सबसे तीव्र कौन सी अवस्था में होती है? शैशवावस्था में होती है। फिर आता है दोहराने की अवस्था। शैशवावस्था में बालक एक ही बात को इतनी बार दोहराता है कि हम जवाब देते देते थक जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम पूछते हैं इधर आइए, हाँ हाँ, एक ही बात पर वो पुनरावृत्ति का जो कार्य है बच्चा कम से कम एक वर्ड को 5 से 10 बार दोहराने का काम करता है। नेक्स्ट है पर निर्भरता। पर निर्भरता अर्थात दूसरों पर निर्भर होना। हमने शैशवावस्था की जो कुछ मुख्य विशेषताओं में हमने बात की थी कि बच्चा दूसरों पर पूर्ण रूप से डिपेंड होता है। उसे सही गलत, उठना बैठना, खिलाना पिलाना इत्यादि वे पूर्ण रूप से दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है। नेक्स्ट है जिज्ञासा प्रवृत्ति। जिज्ञासु होता है। ये जो बालक है इसे इस भौतिक जगत के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती, उसे अपने रिश्ते नाते इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वह बहुत ही जिज्ञासु होता है। ये कौन क्या ये वाले प्रश्न करने आरंभ कर देता है। जब बच्चा 1.5 साल के आसपास होता है, 18 महीने के आसपास का जब होता है तो उसकी कौन क्या और क्यों ये वाले प्रश्नवाचक शब्द जो है इनको वो सबसे ज्यादा प्रयोग करता है। नेक्स्ट आता है स्वप्रेम की भावना और काम प्रवृत्ति। स्वप्रेम, वह अपने आप से बहुत अधिक प्रेम करता है और वह इसी अनुभव के आधार पर वह यह ज्ञात कर लेता है कि कौन सी चीजों का उसे स्पर्श करना है। डर का, भय का उसे पता लग जाता है कि इस चीज से मुझे दर्द होगा, इससे मुझे दुखेगा। जैसे कि अग्नि के पास जाकर एक बार स्पर्श करने से उसे तपत लगती है तो वह दोबारा उसके पास नहीं जाता। इससे उसके स्वप्रेम की भावना का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था जो है वह शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। यह जो अवस्था है वह 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की मानी जाती है। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन के अनुसार शैक्षणिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। ये किसका मानना है? ये कथन पूछा जा सकता है। इस अवस्था में बालक को जो शिक्षा दी जाती है उन्हें बालक आधारभूत आवश्यकताएं और उनकी समस्याओं की, उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होने के लिए यह शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो बाल्यावस्था है इसके भी कुछ अन्य नाम है। जैसे शैशवावस्था के हमने कुछ नाम पढ़े थे, ऐसे ही बाल्यावस्था के भी अनेकों नाम है। जैसे टोली अवस्था अर्थात समूह की अवस्था। इस अवस्था में बालक एक समूह में रहना पसंद करता है, वह अपना ग्रुप बना लेता है। नेक्स्ट है मूर्त चिंतनात्मक अवस्था। इसमें बालक की जो मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। खेल की आयु, जो बाल्यावस्था इसमें ग्रुप तो बन ही गया है, टोली बन गई है, समूह बन गया है, तो अब बच्चा ग्रुप में खेलना पसंद करता है, इसलिए इस अवस्था को खेल की आयु भी कहा गया है। सामाजिकरण का काल, सामाजिकरण का काल क्यों कहा गया है? यहाँ हमने समूह की बात की थी, टोली की बात की थी, ग्रुप की हमने बात की थी। तो ग्रुप में आकर बच्चा जो है वह सामाजिक हो जाता है, वह समाज के साथ आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए इस अवस्था को सामाजिकरण का काल भी कहा जाता है। देखिए कॉल एंड ब्रूस के अनुसार बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है। अब ये चीज आपने ध्यान देनी है। यहां से प्रश्न बनता है
कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने बतलाया है? नेक्स्ट आता है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता की अवस्था बतलाया है। इन्होंने कहा है कि इसमें बच्चे जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। जेएस रॉस, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है, अर्थात झूठी परिपक्वता। बालक पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, यहाँ इस अवस्था में बच्चा जो है मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा गया है। किसके अनुसार? जेएस रॉस के अनुसार। तो ये वाली जो स्लाइड है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था की विशेषताएं। शारीरिक व मानसिक विकास की स्थिरता। अब ये चीज ध्यान देनी है, हमने जब शैशवावस्था की बात की थी तो शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से हो रहा था, लेकिन यहाँ 6 वर्ष के बाद बाल शारीरिक एवं मानसिक विकास में कुछ स्थिरता आ जाती है, कुछ मंदता आ जाती है, धीमा पड़ जाता है। नेक्स्ट है जिज्ञासु प्रवृत्ति में प्रबलता। हाँ, बच्चे में जो जानने की जो इच्छा है वह और भी प्रबल हो जाती है, उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है, वह ज्ञान का पिपासु बनता है, ज्ञान के लिए नेक्स्ट है रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। अब यहाँ पर बच्चा क्रिएटिविटी सीख जाता है, उसमें रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। फिर है संग्रह की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक कुछ जोड़ना, जैसे कुछ पैसे अगर हम उसे दे देते हैं तो वह गुल्लक में जाके डालता है, कुछ नए टॉयज हम उसे दें तो वह उन चीजों के साथ में अब उतना खेलता नहीं है, बल्कि उन चीजों को अपने पास बचा के रखने की कोशिश करता है। फिर आता है यथार्थवाद का दृष्टिकोण। अब बाल्यावस्था जो होती है इसमें बच्चे को यथार्थ जो जगत है उससे उसका परिचय होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आते हैं नकारात्मक प्रवृत्ति। बच्चा यहाँ पर थोड़ी नकारात्मक प्रवृत्तियां भी उसमें आ जाती हैं। फिर आता है संवेगों पर नियंत्रण। बच्चे का अपना संवेगों पर नियंत्रण भी आरंभ हो जाता है, जब बहुत बार अत्यधिक दुखी होने पर बच्चा, जैसे छोटी छोटी बातों पर रोना, तो उसे समझाया जाए तो बच्चा अपने संवेगों पर नियंत्रण रखता है। समलैंगिक समूह प्रवृत्ति। यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है, अपने ही जैसे बालक जो है वो बालकों के समूह में ही रहना पसंद करता है, और बालिकाएं जो है यहाँ पर जो शैशवावस्था थी उसमें बालक जो है दोनों इकट्ठे, बालक और बालिकाएं दोनों इकट्ठे एक साथ खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जो बाल्यावस्था होती है इसमें बालक बालकों के साथ ही रहना पसंद करता है और बालिका जो है वह बालिका के साथ ही रहना पसंद करती है, अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं। ये इसकी विशेषता हमने पढ़ी थी कि दल टोली में रहना आरंभ हो जाता है। फिर है नेतृत्व की कामना। यहाँ बच्चा लीडरशिप उसमें आ जाती है, क्लास का मॉनिटर बनना इत्यादि जो कार्य बड़े सहजता के साथ में करता है। प्रशंसा पाने की प्रवृत्ति। एक बच्चे में ये चीज की प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि हर कोई उसकी तारीफ करे। फिर आता है नेक्स्ट चोरी करना व झूठ बोलना। यहाँ बच्चे को डांटना जो है, अभी हमने पढ़ा था, उसे पता लग जाता है कि किस कार्य के लिए उसे डांटा जाएगा। अच्छा बुरा पसंद नापसंद बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। तो छोटी छोटी बातों पर चोरी करना, छोटी छोटी चीजों की चोरी करना एवं थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना आरंभ कर देता है। फिर उसकी खेलों में रुचि भी अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि अब जब समूह बन गया है तो वह अपने ग्रुप में ही रहकर कुछ खेलना चाहता है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। बाल्यावस्था में विकास की जो गति है उसमें कुछ धीमी हो जाती है, उसमें वह तीव्रता नहीं रहती, बल्कि उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बालकों की चंचलता भी थोड़ी कम हो जाती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला पूर्व बाल्यावस्था जो कि 6 से 9 वर्ष तक की मानी गई है। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था जो 9 वर्ष से 12 वर्ष तक मानी गई है। यहाँ पे आपने देखना है बाल्यावस्था को भी 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में विकासात्मक विशेषताएं। बच्चे में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। जी बिल्कुल सही,
यहाँ बच्चा जो है सेल्फ डिपेंड होने लगता है, अपने आप कार्य करना, विद्यालय जाना है तो वह अपने जैसे फीते बांधना, जूते पहनना, टाई बेल्ट इत्यादि लगाना, वह आत्मनिर्भर हो जाता है, अपना गृह कार्य भी स्वयं करने लगता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा की भावना। अपने कक्षा के अन्य छात्रों के साथ में वह प्रतिस्पर्धा करने लग जाता है, उसे फर्स्ट आना है क्लास में, ऐसा वह अपने जो सहपाठी है उनके साथ में भावना रखता है। या अपने पड़ोसी भाई बहन के साथ में भी ऐसा कर सकता है कि मुझे भैया से ज्यादा नंबर लाने हैं। नेक्स्ट है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यहाँ बच्चे को भौतिक जगत से जो वर्तमान है, प्रेजेंट है, उसके साथ में और जो यथार्थवाद है उसके साथ में उसका परिचय होना आरंभ हो जाता है। अब वह रचनात्मक प्रवृत्तियों की ओर भी बढ़ने लगता है। फिर है अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास। यहाँ बच्चा अनुकरण करता है, आइडियल बना लेता है वह, जिससे जैसे कुछ बच्चे मॉडल, स्टार इत्यादि को बनाते हैं तो कुछ बच्चे अपने अध्यापक एवं अध्यापिकों से ही बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और उन्हीं के जैसा बनना, अनुकरण करने की प्रवृत्ति जो है उनमें विकसित होती है। फिर होता है संवेगों का दमन। इसमें बच्चा जो है अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीख जाता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। बाल्यावस्था में जो शिक्षा है उसमें बच्चे की शिक्षा में जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वह काफी बढ़ने लगती है। शारीरिक विकास पर ध्यान देना। इस अवस्था में जो बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चे का शारीरिक विकास जो है कुछ धीमा पड़ जाता है, इसलिए इस अवस्था पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। उसके खान पान, भोजन संबंधित जो चीजें हैं, जैसे एक समय पर आकर बालकों की जो हाइट है वो रुक जाती है। भाषा विकास पर बल देना। जो बाल्यावस्था होती है इसमें बच्चे की भाषा जो है उसे सुधारा जा सकता है, उसके बोलने का जो टोन है, शुद्ध व अशुद्ध उच्चारण को भाषा विकास पर बल दिया जा सकता है। फिर है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बालक की मानसिक जो योग्यता है, बुद्धि लब्धि है, उनको बढ़ाने के लिए उसे टेस्ट इत्यादि लेने चाहिए। उसके मानसिक जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए उसे अधिक से अधिक पढ़ने का समय देना चाहिए। अच्छी बुरी आदतों में अंतर। यहाँ बाल्यावस्था है, अभी वह बालक है, पूर्ण रूप से अपने ऊपर वह आत्मनिर्भर हो गया है, परंतु अभी उसे अच्छी और बुरी आदतों में अंतर बतलाकर उससे बुरी जो हैबिट्स हैं उनको छुड़वाना होता है। फिर है नैतिक गुणों का विकास। जो बाल्यावस्था होती है इसी में ही बालक सामाजिक हो जाता है, क्योंकि वह समूह में रहने लगता है तो उसके नैतिक गुणों का भी विकास इसी अवस्था में होता है। हम जैसा शैशवावस्था से बालक को लेके आए हैं वैसा ही थोड़ा बहुत हमें बाल्यावस्था में भी उसके नैतिक गुणों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। फिर है किशोरावस्था, अडोलसेंस। किशोरावस्था को अंग्रेजी में अडोलसेंस कहते हैं। यह अंग्रेजी भाषा के एडोल्स्केरे से बना है। इसका तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, अर्थात किशोरावस्था जो है वह बहुत ही जीवन की नाजुक अवस्था होती है। यह बहुत ही कठिन काल भी कहा गया है, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। किशोरावस्था को अत्यधिक वृद्धि और अत्यधिक विकास की अवस्था भी माना जाता है। कि यहाँ हमने शैशवावस्था पढ़ा, शैशवावस्था में हमने देखा था कि बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में आकर कुछ धीमा हो जाता है, मध्यम गति में आ जाता है, लेकिन किशोरावस्था में आकर बालक का वृद्धि और विकास दोनों चीजें एक साथ चलती हैं और बहुत ही तीव्र गति के साथ में होती हैं। ये किशोरावस्था के अंतर्गत, इसीलिए किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है और जीवन की सबसे नाजुक अवस्था भी मानी जाती है। किशोरावस्था को भी अन्य अवस्थाओं के जैसे ही अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे अभी हमने बताया जीवन का सबसे कठिन काल, उलझन की अवस्था, ये इसके नाम है किशोरावस्था के। समस्याओं की आयु, बहुत ही समस्यात्मक। फिर है आंधी तूफान की अवस्था, फिर है तीव्र विकास की अवस्था और तार्किक चिंतन की अवस्था और स्वर्णिम युग। अब हम इनको पढ़ते हैं कि इनको ये नाम क्यों दिया गया। जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी में बच्चा जो है
अपने सही व गलत निर्णय लेकर अपने फ्यूचर का निर्धारण करता है। उलझन की अवस्था, उलझन की अवस्था इसलिए कहा जाता है किशोरा अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं बालक के शारीरिक विकास में भी और मानसिक विकास में भी, लेकिन इसी के साथ साथ में संवेगात्मक विकास भी होता है। तो कभी कभी बच्चा अपने संपूर्ण संतुलन न बनाने के कारण वह इधर उधर उलझ जाता है, संगत के कारण या असंगत के कारण, या फिर वह अपने फ्यूचर पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, इसलिए इसे उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। समस्याओं की अवस्था, समस्याओं से हमारा तात्पर्य है इस अवस्था में बच्चे को बीड़ी सिगरेट इत्यादि की लत लग जाती है, इसलिए बच्चे की समस्याओं की आयु भी इसे कहा जाता है। आंधी तूफान की अवस्था अर्थात किशोरा अवस्था में बच्चा अपने पूर्ण जोश में होता है, उसे अपने आप में एक बड़ापन आ जाता है कि मैं बहुत समझदार हूं, इसलिए वे सारे निर्णय तीव्रता के साथ लेता है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता है, इसलिए इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तीव्र विकास की अवस्था, क्योंकि जब बाल्यावस्था में शारीरिक मानसिक विकास धीमी गति से होता है तो किशोरावस्था में आकर तीव्र गति के साथ में शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तार्किक चिंतन, बच्चा तर्क करने लग जाता है, बात बात पर उलझ बैठता है, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा है। स्वर्णिम युग इसलिए कहा गया है क्योंकि सही मार्गदर्शन मिलने और स्वयं की सूझबूझ के कारण यहाँ पे बच्चे के जीवन का जो है स्वर्णिम युग भी कहा गया है। इसलिए स्वर्णिम आयु कहा गया है कि इस आयु में अपना जो फ्यूचर है उसको ध्यान में रखते हुए अगर बच्चा पढ़ता है, बुरी संगत से और आंधी तूफान से, इन सब चीजों से अगर बच जाता है तो इसीलिए इसे स्वर्णिम आयु भी कहा गया है। अच्छे से पढ़कर इस टाइम पे किशोरावस्था में हम अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। तो ये थे किशोरावस्था के 7 अन्य नाम। किलपैट्रिक के अनुसार इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अब यहाँ आपका प्रश्न बनता है परीक्षा में, यह किसका कथन है कि किशोरा अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? किलपैट्रिक के अनुसार। स्टेनले हॉल, किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष एवं तूफान तथा विरोध की अवस्था है। अभी जो हमने इसके अन्य नाम पढ़े थे उन्हीं में से निकल के आ रहे हैं कि किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल। कुलहन के अनुसार किशोरा अवस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ा अवस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ा अवस्था के मध्य का संक्रांति काल है। अब ये आप लोगों ने ध्यान देना है किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरा अवस्था को कौन सा नाम दिया है। किशोरा अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं कि व्यक्तिगत घनिष्ठ मित्रता, किशोरा अवस्था में बालक जो है बहुत ही घनिष्ठ मित्रता कर बैठता है। विपरीत लिंग आकर्षण, जी बिल्कुल सही, इसमें बालक बालिकाएं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। समाज सेवा या देशभक्ति की भावना, किशोरा अवस्था जोश की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था हम पढ़ चुके हैं। इसमें समाज, ये जो जोश है, ये जो संक्रोध है, ये जो आंधी तूफान है, वह समाज सेवा के लिए भी हो सकता है और देशभक्ति की जो भावना है उसके लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट, विद्रोह की स्थिति। विद्रोह, विद्रोह का अर्थ है यहाँ पर बालक किशोरा अवस्था में आकर अपने माता पिता, अपने समाज की जो स्थिति है, जो समाज में जो कुछ चीजें हैं जो उसे पसंद नहीं है, वह अपने अनुसार ढालने की कोशिश करता है, वह विद्रोही बन जाता है और बात बात पर, हर बात पर अड़ने की जो शक्ति होती है उसे विद्रोह की स्थिति कहते हैं। निर्णय क्षमता का विकास, किशोरा अवस्था में बालक अपनी सूझबूझ के आधार पर निर्णय ले सकता है। अध्ययन के प्रति रुचि, जो किशोरा अवस्था है इस अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि भी बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। यहाँ पर हम अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, अब आदर्शवाद यथार्थ में जो हो रहा है उसको देखते हुए
बच्चे जिसको अपना आदर्श मानते हैं, जिसको अपना आइडियल मानते हैं, उसके प्रति अपना भाव यहाँ पर प्रकट करते हैं। समायोजन का अभाव, इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ बच्चा एडजस्ट करना नहीं चाहता है। वह अपने माता पिता भाई बहन किसी के भी पास किसी भी कंडीशन में एडजस्ट करने को तैयार नहीं होता है। वीर पूजा या नायक पूजा, वीर पूजा या नायक पूजा से तात्पर्य है कि इस अवस्था में बालक जो है अपना आइडियल बना लेता है। हमने अभी इसकी विशेषताओं में देखा था कि वे बाल्यावस्था में ही अपने या तो किसी नायक से या फिर अपने अध्यापक से या अपने माता पिता से या बड़े भाई बहन से किसी को भी जिसे वह अत्यधिक प्रभावित होता है, तो वह उसे किसी वीर पूज से भी प्रेरित हो सकता है। इसलिए वीर पूजा व नायक पूजा वह उसको अपना पूजनीय मानता है और उसके प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करने लगता है, उसी के आदर्शों पर चलना आरंभ कर देता है। आत्मसम्मान की भावना, अब यहाँ सबसे बड़ी एक समस्या यह है कि उसे हर बात में अपने सम्मान दिखाई देता है कि अभिभावक उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके ग्रुप में उसको ना डांटे, उसे अध्यापक भी कक्ष में सबके बीच में उसे न डांटे, वह इस चीज का पूरा ध्यान रखता है। उसमें आत्मसम्मान की भावना जो है वह सबसे अधिक होती है। आपराधिक प्रवृत्ति, इस अवस्था में कुछ आपराधिक प्रवृत्तियां भी होती है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट इत्यादि जो है, या अन्य चोरी करना, झूठ बोलना। जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं वह भी संगत के कारण भी हो सकता है या फिर किसी ना किसी प्रकार से समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव के कारण भी कुछ आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ भी बच्चा बढ़ जाता है। ये किशोरावस्था की कुछ सामान्य विशेषताएं थी। अब किशोरावस्था की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं कि स्टेनले हार्ले इसे तनाव और तूफान व संघर्ष का काल कहा है। तो इसमें समस्याएं हैं, इसे समस्या की अवस्था भी कहा गया है। तो इसमें विरोधी मनोभाव की समस्या जो है वह सबसे बड़ी समस्या है कि किशोरावस्था में विरोध अधिक देखने को मिलता है। इस अवस्था में किशोर जो है किसी भी क्षण जो है सक्रिय दिखाई देते हैं और वो अत्यधिक आलसी और निष्क्रिय होता है। इसलिए बच्चा जो है हर बात पे विरोध करना आरंभ कर देता है। स्वतंत्रता की समस्या, अर्थात वे अपनी जो पीढ़ी है, अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, किशोर व किशोरी, उनसे स्वतंत्रता पाना चाहते हैं कि रूढ़िवादिता व अंधविश्वासों में विश्वास ना रखें, स्वतंत्र रहकर घूमना वो पसंद करते हैं, नवीन स्थलों पर जाना उन्हें अधिक अच्छा लगता है। काल्सनिक के अनुसार किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता की लय प्राप्त करने से रोकता है। अब यहाँ क्लियर किया हुआ है स्वतंत्रता की समस्या। अब उसे स्वतंत्र घूमना है, उसे रूढ़ियों में नहीं बंधना है, उसे बात बात पर टोकना पसंद नहीं है, वह बुजुर्गों के साथ प्रौढ़ के साथ में रहना पसंद नहीं करता है। और काल्सनिक, यहाँ ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधा समझता है और उनसे स्वतंत्रता चाहता है। फिर है यौन की समस्याएं। इस अवस्था में किशोर किशोरी में यौन प्रवृत्ति तेजी से विकसित होती है, दोनों ही विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। इस अवस्था में किशोर लड़का या लड़की इस समस्या से दूर नहीं रह पाते हैं, इसलिए माता पिता अभिभावक एवं अध्यापकों को उन्हें समय समय पर इस प्रकार की जानकारी देकर सही उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रबल जिज्ञासा की समस्या, किशोरावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता देखने को मिलती है क्योंकि बालक बालिकाएं प्रौढ़ जीवन विषय ज्ञान की खोज में लग जाते हैं। इस अवस्था में होने वाले नए परिवर्तन उनकी जिज्ञासा को उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं और विपरीत लिंग के लिए उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। आत्मगौरव की समस्या, किशोरावस्था में आत्मगौरव की भावना का विकास होता है। इसका प्रमुख कारण है उनके नवीन दृष्टिकोण। वे जहां भी होते हैं अपना सम्मान चाहते हैं, परिवार में, विद्यालय में, समूह में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं कि आई एम द बेस्ट, हर जगह मेरा सम्मान हो। ऐसी इस किशोरों की जो है ऐसी मानसिकता हो जाती है और वे ऐसा चाहते हैं। इसके बाद किशोरावस्था के कुछ सिद्धांत हैं। पहला है त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वे हैं स्टेनले हॉल। इन्होंने अपनी पुस्तक अडल्सेंस
पुस्तक जो है उसकी रचना की है और उसमें इन्होंने कहा है कि किशोरों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन आकस्मिक रूप से होते हैं जिनका शैशवावस्था व बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं होता। त्वरित मतलब तुरंत विकास का सिद्धांत। त्वरित सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ? तुरंत विकास, अर्थात कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो बदलाव ना शैशवावस्था में होते हैं और ना बाल्यावस्था में होते हैं। वे बदलाव अचानक से केवल किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे त्वरित विकास का सिद्धांत कहते हैं और स्टेनले हॉल इसके समर्थक हैं। फिर एक क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ है। इनका मानना है कि किशोरावस्था में मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो नवीनताएं दिखाई देती हैं वे एक साथ न आकर धीरे धीरे क्रमशः आती है, क्रम से होती है, इसलिए इसे क्रमिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। किशोरावस्था में शिक्षक की भूमिका जी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आप लोगों के लिए कि उनको रुचि के अनुसार कार्य दें। किशोरावस्था में एक अध्यापक को बालकों की रुचि के अनुसार उन्हें गृह कार्य देना चाहिए। उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करना चाहिए। बालक में नेतृत्व करना, उन्हें किसी समूह, छोटे छोटे समूह में बांटकर 5 या 10 लोगों का एक समूह डिवाइड करके कुछ समय के लिए 1 दिन 2 दिन का नायक उन्हें दे करके उसका संचालन करने और नेतृत्व करने या छोटे मोटे सामाजिक कार्य करके उनका संचालन करने, नेतृत्व करने के लिए उन्हें कहना चाहिए। उनको सृजनात्मक कार्यों में लगाए। बच्चों को, जो किशोरावस्था में जो बालक होते हैं उस अवस्था में अध्यापक को बच्चों को क्रिएटिव कार्य करने के लिए, जिसमें उनका मन मस्तिष्क जो है वो बिजी रहे, इधर उधर ना भटके। फिर प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए उनमें आत्मतल्लीनता की भावना को पैदा करें। एक अध्यापक को चाहिए कि वह बालक को प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन के लिए उसे तैयार करे, ताकि वह अपने उसमें एक ऐसा जुनून पैदा हो, अपने आप को वह पहचाने और अपने दम पर कुछ कर दिखाने की भावना उसमें उत्पन्न हो। उसकी जिज्ञासाओं को शांत करें, उनका दमन भी कभी न करें। अर्थात बालक की जो जिज्ञासाएं हैं उनका सटीक उत्तर देकर, सही उत्तर देकर उनको शांत करें, जिससे उनकी कुछ भावनाएं हैं उन्हें ठेस भी ना पहुंचे और अध्यापक के प्रति उनके मन में भी आदर भाव बना रहे। नेक्स्ट है अवांछित संवेगों को सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। अर्थात किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, संवेगों में भी परिवर्तन आता है, तो इन परिवर्तनों को सही दिशा में मोड़ने का कार्य भी अध्यापक उन्हें समय समय पर मोटिवेशनल स्पीच देकर भी उन्हें इस अलग दिशा निर्देश दे सकते हैं। किशोरों की प्रत्येक समस्या को ध्यान में देकर प्रेम एवं सहानुभूति के साथ सुनना चाहिए और उनकी सही समस्याओं का समाधान में उनकी सहायता करनी चाहिए। किशोरावस्था जो होती है, इस अवस्था में हम बालक को डांट कर या धमका कर नहीं पढ़ा सकते हैं। इस अवस्था में उन्हें प्रेम एवं सहानुभूति की आवश्यकता होती है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बालक में नेतृत्व के गुणों को विकास करें। इसी के साथ ही एक अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों के साथ में मित्र जैसा व्यवहार करे, जिससे बालक अपने साथ कोई भी समस्या है उसको बिना किसी हेजिटेशन के शेयर कर सके। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। मूल देखिए, जब वीडियो आरंभ की थी तो हमने बताया था कि मुख्य रूप से बाल विकास की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन इसके साथ साथ ही प्रौढ़ावस्था को भी प्रौढ़ावस्था के साथ साथ अब एक और आने वाला है वृद्धावस्था। यह जो प्रौढ़ावस्था है यह 21 से 40 वर्ष तक की होती है। यह कर्तव्यों और उपलब्धियों की अवस्था मानी गई है। हर्लॉक के अनुसार प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो जाता है। अब यहाँ पर बालक जो है वो अब व्यक्ति बन गया है, प्रौढ़ हो गया है। इस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक विकास पूर्ण होकर स्थिर हो जाता है तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य से थोड़ा थोड़ा ह्रास होना यानी कि उसका कम होना आरंभ हो जाता है। व्यक्ति सामाजिक, मानसिक व आर्थिक विकास
करता रहता है। ये किसके अनुसार है? हरलॉक के अनुसार है कि प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति का शारीरिक विकास पूर्ण होकर एक जगह स्थिर हो जाता है। अब उसका सामाजिक, मानसिक व आर्थिक विकास जो है निरंतर चलता रहता है। प्रौढ़ावस्था की कुछ विशेषताएं हैं कि जीवन की इस अवस्था को समस्या आयु भी कहते हैं, प्रॉब्लम एज भी कहते हैं, क्योंकि बहुमुखी उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। अनेक समायोजन इस अवस्था में व्यक्ति को करने पड़ते हैं। व्यक्ति की सृजनशीलता इस अवस्था में अधिक विकसित होती है। अनेक प्रकार के समायोजन करने के कारण इस अवस्था में व्यक्ति कुछ स्थिर प्रकार के व्यवहार तथा प्रतिमानों को प्रदर्शित करता है। सामाजिक क्षेत्र में किशोरावस्था की अपेक्षा इसका अधिक विस्तार होता है, अर्थात व्यक्ति का यहाँ पर सोशल जो एरिया होता है उसमें अत्यधिक सम्मानित माना जाता है, उसका सम्मान होना आरंभ हो जाता है, क्योंकि अब वो प्रौढ़ हो गया है। फिर है मध्यमा, मिडिल एज। 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की इस अवस्था को मध्यम अवस्था माना गया है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने कार्यस्थल अर्थात व्यवसाय में बहुत कुछ संतुष्ट हो चुका होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पैसा कमाने की जो उत्सुकता है वह भी कम हो जाती है, मतलब इच्छाएं कम होने लगती है। यहाँ पर व्यक्ति की जो किशोर बाल्यावस्था और किशोरावस्था थी उसमें वह जिज्ञासु होता है, इच्छुक होता है, लेकिन मध्यम अवस्था में उसकी उत्सुकता कम हो जाती है। उसकी रुचियों में भी बदलाव आने लगता है, वह पारिवारिक व धार्मिक प्रवृत्तियों में बढ़ने लगता है। व्यक्ति अपने जीवन की उपलब्धियों के शिखर को प्राप्त कर चुका होता है। मध्यम अवस्था में वह युवा पीढ़ी के साथ में एडजस्ट करने में उसे अब थोड़ी कठिनाइयां आने आरंभ हो जाती है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में व्यक्ति कठिनाई का अनुभव करने लगता है, उसे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी आरंभ हो जाती हैं। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्ति की क्षमताएं भी धीरे धीरे धीमी पड़ जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति सफल समायोजन में असफल रहता है, तो उसे अपना जीवन जो है एकाकी एवं बोझिल नजर आने लगता है। व्यक्ति की क्षमताएं उसके कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो अब घट जाती है। वह समस्याएं एवं चिंता इत्यादि बढ़ जाती, अब वह हर समय चिंतित रहने लगता है। वृद्धा अवस्था, ओल्ड एज, यह जो है 60 वर्ष की आयु से होता है और ये जीवन के अंत तक होता है। यह अवस्था जो है व्यक्ति की स्मरण शक्ति जो है उसमें थोड़ी कम हो जाती है, अर्थात वह चीजों को भूलने लगता है। इसमें रचनात्मक चिंतन और सीखने की जो योग्यताएं हैं उनमें भी कमी आ जाती है। अब उसकी योग्यताएं जो है थोड़ी कम हो जाती है, वह शारीरिक शक्ति खत्म होने लगती है। परिणाम स्वरूप उसकी कार्य जो वर्क जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। वृद्धावस्था की भी कुछ विशेषताएं हैं। इस अवस्था में व्यक्ति जो है दूसरे लोगों पर आश्रितता बढ़ जाती है। अब वृद्धावस्था जो है इस अवस्था में व्यक्ति चलने, बैठने और उठने में उसे थोड़ी शारीरिक फिजिकली प्रॉब्लम होने लगती है और वह अपने नाती पोतों के हाथ पकड़ने आरंभ कर देता है। इस अवस्था का मुख्य लक्षण शारीरिक व मानसिक ह्रास है, या मानसिक संतुलन भी थोड़ा बिगड़ने लगता है। इस अवस्था में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। जो वृद्धा अवस्था होती है उसमें मानसिक और शारीरिक जो विकास था, पहले तो विकास तो अब होना बंद हो गया है, लेकिन अब उसका पतन होना आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति एकाकीपन के कारण अक्सर अवसाद से ग्रस्त होता है, अर्थात डिप्रेशन में चला जाता है। वृद्धावस्था में प्राय बालकों जैसा व्यवहार का प्रदर्शन देखा जा सकता है, अर्थात जो वृद्धावस्था है वह कुछ शैशवा अवस्था के लक्षणों से, विशेषताओं से मिलती जुलती है। उसमें भी शिशु दूसरों पर आश्रित होता है, इसमें भी वृद्ध जो है दूसरों पर आश्रित होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक था ये हमने पूजा पब्लिकेशन की बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक से पढ़ा है। उम्मीद है आप सभी को ये मनोविज्ञान की जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी, और आज का जो बाल विकास की जो अवस्थाएं थी वो टॉपिक आप सभी को क्लियर होगा। हमने केवल 4 अवस्थाओं को ही नहीं पढ़ा है, उसके साथ साथ जीवन के अंतिम काल तक हमने विकास की जो अवस्थाएं हैं, उनका पतन होना, ये सब हमने पढ़ा है। फिर भी कोई समस्या अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके हमें बताइए। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और जीएस, हिंदी, करंट अफेयर, संस्कृत और शिक्षण विधियों के लिए आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।